वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 में जो वैकेंसीज निकली थी उसकी कट ऑफ के बारे में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसलिए अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर के रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुकी है और आपका स्किल कब से होगा उसके बारे में बात करेंगे। हम शिफ्ट वाइज हर शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी कितनी बढ़ेंगी उसके बारे में बात करेंगे और आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है शिफ्ट वाइज, उन सब के बारे में बात करेंगे। और हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि आरटीआई रिप्लाई में कितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया, कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, आपका कंपटीशन लेवल देखेंगे, वैकेंसीज बढ़ सकती हैं कितनी बढ़ सकती हैं, सब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्टिंग आपका आरटीआई रिप्लाई से करते हैं। ये आरटीआई डाली गई थी स्टेनोग्राफर के लिए कि कितने बच्चे ने अप्लाई किया, तो कैटेगरी वाइज की आरटीआई डाली गई थी, पर अभी कैटेगरी वाइज डेटा अभी अवेलेबल नहीं था, तो उस बेसिस पर अभी पूरा ओवरऑल आया है कि कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1,21,000, तो अप्रॉक्स 1.2 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। आप सबको पता ही होगा कि 4 to 5 लाख बच्चे हर ईयर्स इसका फॉर्म भरते हैं और अब की बार अटेंडेंस 29 to 30% रही। ये 29 to 30% ओवरऑल हमारी कट ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डालती है, क्योंकि इसी बेसिस पर कट ऑफ कम जाने के चांसेस होते हैं। क्योंकि इस फॉर्म को 1 ईयर हो गया था, पहले इसका एग्ज़ाम मई में होने वाला था, फिर इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ और इसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हुआ। दिसंबर की वजह से इसका एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम छोड़ा। इसका एग्ज़ाम 22 to 24 दिसंबर के बीच में हुआ था। ये सब आपने पता ही होगा कि ये कब हुआ था। तो आरटीआई रिप्लाई से हमने जाना कि इसमें कोटा कैंडिडेट कितने अप्लाई किया, 1,21,000। आपको वैकेंसीज़ की डिटेल्स पता होंगी, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपकी वैकेंसीज़ कितनी है, जो अभी टेंटेटिव वैकेंसी हैं 457। ये बहुत कम वैकेंसी हैं, ग्रेड सी में बहुत कम है और ग्रेड डी में भी कम है। तो आप पूछेंगे मुझसे, बहुत सारे मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वैकेंसी बढ़ेंगी कब तक, कितनी वैकेंसीज बढ़ सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रेड सी में वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस थोड़े कम है, पर ग्रेड डी में वैकेंसीज आपकी 100% बढ़ेंगी। सो इस बेसिस पे सी की कट ऑफ आपकी ज़्यादा जा सकती है, पर डी की कट ऑफ आपकी मॉडरेट लेवल की जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इतना लेवल नहीं है। आप अभी भी इसके अकॉर्डिंग ही चलें तो 457 के लिए आपके एवरेज जो स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे वो अप्रॉक्स 5,000 बच्चे स्किल के लिए बुलाए जाएंगे। तो आप कंपटीशन लेवल देख सकते हैं, 22 to 23 बच्चा एक सीट पे है। अगर आपकी वैकेंसीज मान लीजिए भर जाती हैं और आपकी वैकेंसीज 1200 अप्रॉक्स हो जाती हैं, तो कंपटीशन लेवल 10 out of 1 स्टूडेंट्स हो जाएगा, जो ईजी है आपके लिए। आपको पता ही होगा कि आपको इसमें स्किल देना पड़ता है। एसएससी स्टेनोग्राफर में 2 टाइप्स की वैकेंसीज निकलती हैं, सी और डी ग्रेड की। सी ग्रेड की मैं आपको सैलरी भी बता देता हूँ। सी ग्रेड में आपके 3 तरह की ग्रेड पे की सैलरी होती है। एक आपकी 4200 होती है, एक आपकी 4600 होती है और एक आपकी 4800 होती है। वहीं आपकी ग्रेड डी की बात करें तो डी में 2400 ग्रेड पी की जॉब है। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है, रिस्पेक्टिव जॉब है, वर्कलोड कम होता है। तो अगर आप इसके लिए आपने एग्जाम दिया तो अपनी पूरी स्किल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको आरटीआई बता दिया थी, इतने स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया। अब मैं आपको बताऊंगा इसका स्किल कब से हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन इसका स्किल आपका सितंबर टू अक्टूबर होने के पूरे चांसेस हैं। और आप जानते ही होंगे कि इसका रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुकी है और आपका रिजल्ट 9 अप्रैल 2021 को आएगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि स्टेनोग्राफी बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं जानते। बच्चे मुझसे पूछ भी रहे हैं सर हम कौन सी बुक लें। तो आप अगर मेरी सलाह मांगेंगे और अगर अच्छे मार्क्स हैं, आप जो मैं आपको कट ऑफ अभी आगे बताऊंगा वो आप क्लियर कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आप ईजिली और जल्दी से इस सारी चीज़ें सीखने को हो जाएगा, क्योंकि स्टेनोग्राफी ऑनलाइन सीखना थोड़ा मुश्किल है। ऑनलाइन में रेगुलरिटी नहीं रहती, हमें इसके लिए रेगुलरिटी बहुत चाहिए, हमें डिक्टेशन करनी होती है। अपनी स्पीड हमें कितनी करनी है, मैं आपको स्पीड बता देता हूँ। अगर आप डी के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपकी स्पीड 80 WPM होनी चाहिए विद एरर ऑफ 7% एरर।
और अगर आप सी के लिए एलिज वो हैं मतलब स्किल के लिए एलिजिबल हैं तो आपकी सीट 100 WPM होनी चाहिए विद अ 7% मिस्टेक। हिंदी वाले को थोड़ा उसका जब हम दोबारा स्टेनोग्राफी से हिंदी या इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं तो टाइम ज़्यादा मिलता है और इंग्लिश वाले को कम मिलता है। स्पीड का बाउंडेशन नहीं है, दोनों की स्पीड होनी चाहिए। कुछ जगह वैकेंसीज आती हैं जहां आपकी हिंदी की स्पीड कम मानते हैं और इंग्लिश की स्पीड ज़्यादा मानते हैं। और कोई बच्चा पूछता है कि सर हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की आनी चाहिए। नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की आनी नहीं चाहिए, आपको एक आनी चाहिए कोई सी भी, और उस दूसरी को आप बाद में सीख सकते हैं। हमने सैलरी की बात कर ली, इसकी रिजल्ट डेट बात कर ली, वैकेंसीज मैंने बता दिया। फुल चांस है कि वैकेंसीज आपकी इंक्रीज ही होंगी क्योंकि वैकेंसीज बहुत पुरानी है, 2019 की वैकेंसीज है, वो आपके बेसिस पे निकालेंगे तो वैकेंसीज इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। वो भी ग्रेड डी में, तो आप समझ सकते हैं ग्रेड डी में आपके लगने के चांसेस हैं। अगर आप सी की प्रिपरेशन चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर चाहिए, और आपको अगर जॉब से मतलब है डी या सी, और मैं आपको बता देता हूँ कि डी ग्रेड जॉब बेकार नहीं है। 2400 ग्रेड पे की नौकरी आपको अप्रोक्स 35,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी, तो कोई बेकार जॉब नहीं है। सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करते हैं पेपर कैसा रहा था। रीजनिंग में आपको बताऊं तो रीजनिंग आपकी हार्ड लेवल की रही थी, बच्चों का बहुत टाइम कंज्यूम हुआ था रीजनिंग में, तो इसे हम टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट बोलेंगे। तो एवरेज अटेम्प्ट में आपको बताऊंगा बच्चों का कितना रहा है। इंग्लिश हम आपकी बात करें तो इजी रही थी, इंग्लिश में थोड़े पैराग्राफ टफ्स थे, बच्चों ने जैसे बताया कि सर पैराग्राफ के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिल जाता, बाकी सब आपका अच्छा नहीं मिलता था। पैराग्राफ में बच्चों को थोड़ा टाइम जा रहा था तो बच्चे पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जीके आपकी अब एसएससी के हर पेपर में हार्ड लेवल की आ रही है, अब जीके आसान नहीं रही है जैसे पहले आती थी, तो जीके आपकी मॉडरेट लेवल की रही थी। मैं आपको एवरेज अटेम्प्ट बता दूं कि बच्चा कितना एवरेज अटेम्प्ट कर रहा है, तो रीजनिंग में अप्रोक्स अटेम्प्ट 35 to 38 क्वेश्चन रहा है बच्चों का, इससे ऊपर अटेम्प्ट नहीं किया है। और ईयर्स बच्चे यहाँ 45 तक अटेम्प्ट करते थे, इस बार 35 to 38 अटेम्प्ट रहा है। जीके में आपका एवरेज अटेम्प्ट 25 to 30 रहा है, और इंग्लिश में बात करें तो 80 to 90 आपका एवरेज अटेम्प्ट रहा है। तो इसी बेसिस पर हम बताएं तो आपका फुल एवरेज अटेम्प्ट निकालें तो वो आपका 130 to 140 के अप्रॉक्स रह रहा है। तो इसी बेसिस से हम वीडियो को इतना बड़ा नहीं करते हो, इसकी कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहले हम ग्रेड सी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेड सी की कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके अगर जनरल कैटेगरी में 150 प्लस मार्क्स रो हैं तो आप ग्रेड सी के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 145 प्लस हैं तो आप डेफिनेटली अपनी स्किल की प्रैक्टिस कीजिए। एससी कैटेगरी 132 प्लस मार्क्स अपनी स्किल के लिए प्रैक्टिस कीजिए ग्रेड सी के लिए। एसटी कैटेगरी 125 मार्क्स एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्रॉक्स 142। ये मैंने आपको जनरल कैटेगरी में मतलब सारे उसमें ग्रेड सी की पोस्ट के हिसाब से बताया। अब मैं आपको ग्रेड डी की बता देता हूँ, ग्रेड डी में कितना जा सकता है। ग्रेड डी, ठीक है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपके अगर 130 प्लस मार्क्स हैं, ये सब आपका स्कोर है विद नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन के साथ बता रहा हूँ। अब मैं नॉर्मलाइजेशन भी पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बता देता हूँ कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका डिफर करता है आपके शिफ्ट के ऊपर, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस होते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफी को 3 दिन का एग्जाम होता है तो ज़्यादा हमारे चांसेस नहीं होते, घटने के भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आपको नॉर्मलाइजेशन 10 to 20 के बीच में लाई करता है। मोस्टली सारी शिफ्ट का जो देखा गया स्टेनोग्राफर की, मैंने प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया है, तो हमारा जो नॉर्मलाइजेशन होता है 10 to 20 मार्क्स के बीच में ही होता है। तो उसी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा, जो मैंने ग्रेड सी की बताई विद नॉर्मलाइजेशन बताई है, आपको 10-12 मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर आप ग्रेड सी के लिए हैं और आपका अगर रॉ स्कोर यूआर कैटेगरी से बाकी अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं 135 प्लस है, तो आप डेफिनेटली अपने स्किल की प्रिपरेशन कीजिए। मैं अब आपको ग्रेड डी की रॉ मार्क्स की कट ऑफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको डाउट होगा इस वजह से। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके अगर 120 to 122 मार्क्स हैं ग्रेड डी के लिए, तो आप बिल्कुल अपने स्किल की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं
अप्रॉक्स 118 मार्क्स आपको लाने होंगे। EWS कैटेगरी सिमिलर टू OBC 117 प्लस मार्क्स ऑन एन एवरेज इतने लाने होंगे। डी की ही हम बात करेंगे। SC कैटेगरी 108 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए स्किल की क्वालिफाई करने के लिए, और ST कैटेगरी अप्रॉक्स 102 to 104 के बीच में मार्क्स होने चाहिए आपको ग्रेड डी क्वालिफाई करने के लिए। तो इसी बेसिस पे मैंने आपको सब चीज़ बताई। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली जवाब दूंगा। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल स्टडी विद शिवम को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए होता मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।